सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। हम चर्चा कर रहे हैं इस बार चैप्टर 10 का प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का। तो इसमें हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे दर्पण, दर्पण सूत्र और दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण। तो ये सब हम बात कर चुके थे, उसके एक उदाहरण को भी हम देख चुके थे। आज हम उससे आगे चलेंगे। तो उससे आगे चलने से पहले हम एक बार आवर्धन की बात करना चाहेंगे। आवर्धन को हम परिभाषित किए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एक और तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जो प्रतिबिंब दूरी और बिंब की दूरी पर निर्भर करता है। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के ऋणात्मक अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब और बिंब दूरी के ऋणात्मक अनुपात को, प्रतिबिंब एवं बिंब दूरी के ऋणात्मक अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, ऋणात्मक अनुपात, दूरी, प्रतिबिंब एवं बिंब दूरी के ऋणात्मक अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए, आवर्धन जो है वो हो जाएगा ऋणात्मक, अर्थात माइनस ऑफ प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दोनों अपने चिन्ह के साथ रहेंगे, प्लस में ए माइनस और भी है। तो ए आपका हो जाएगा एम इक्वल टू माइनस ऑफ भी बटा यू। तो ए भी हमें याद रखना है, एम इक्वल टू हम और क्या पढ़ चुके हैं कि एच डैश बटा एच। ये दोनों चीज़ हमें, दोनों में कौन सा फार्मूला यूज करना है वो हमें सवाल में दिए हुए इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमें पता चलेगा कि क्या लगाना है। अब हम एक उदाहरण की बात कर चुके थे, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। 10.2 उदाहरण संख्या है। बोल रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। देखिए, उदाहरण की हम चर्चा कर रहे हैं। अभी प्रश्न की चर्चा हम जब प्रश्न करेंगे उस समय करेंगे। अभी हम उदाहरण देख रहे हैं। बोले कि 4 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। उदाहरण संख्या 2 है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। इसको हम -15 सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे? क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेंगे। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो u आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। और u क्या होता है? हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि बिंब हमेशा बाएं तरफ ही रखा जाएगा, इसलिए u को हम हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। अब बिंब का लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर, एच है आपका 4 सेंटीमीटर। और दिया है कि किसी पर्दे को रखा जाए तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, जब भी हम प्रतिबिंब की प्रकृति बात करेंगे तो वो बात करेगा वास्तविक, आभासी, छोटा, बड़ा और कहाँ पर बनेगा, कितनी दूर पर बनेगा। चलिए, तो ए है तो आपको भी निकालना है, एम निकालना है और एच डैश निकालना है। एच डैश का अर्थ है कि प्रतिबिंब कितना ऊंचाई का बन रहा है। देखिए, तो हमारे पास दर्पण सूत्र एक ही फार्मूला है और एक एम का फार्मूला है, दो ही फार्मूला है और दोनों का ही यूज करके आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एम इक्वल टू एच डैश बटा एच और एम इक्वल टू माइनस ऑफ भी बटा यू। तो ये 3 फार्मूला है आपके पास। देखिए, सबसे पहले हम लगाते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हो गया। और u, v और f तीनों को हम चिन्ह के साथ रखेंगे, तीनों को हम चिन्ह के साथ रखेंगे। v आपको निकालना ही है, u आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम -25 रखेंगे। और f दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम -15 रखेंगे। अब हल कर देना है, तो 1/v यहाँ प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा -1/15। ऊपर नीचे कहीं भी आप माइनस को लिख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/15 प्लस 1/25। इसको हल कर दीजिए। 15 और 25 का एलसीएम आपका हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो 1/v इक्वल टू -2/75, अर्थात v इक्वल टू हो जाएगा -75/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका v। तो v माइनस आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि आपका प्रतिबिंब जो है वो बाएं तरफ बनेगा। v माइनस आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि आपका प्रतिबिंब जो है वो बाएं तरफ बनेगा। अब m निकालिए। आपको निकालना क्या है? h। तो m हम निकालेंगे यहाँ पर, तो m बराबर हमको h डैश बटा h होता है और माइनस ऑफ v बटा u होता है। तो h डैश बटा h तो आपको पता नहीं है, हम यहाँ से निकालेंगे, माइनस v बटा u से निकालेंगे।
हम एम इक्वल टू लिखते हैं माइनस ऑफ वी बटा यू। एम इक्वल टू माइनस भी कितना है, भी आपका आ गया, ए जो माइनस है ए फॉर्मूले का माइनस लिख रहे हैं, अब भी लिख रहे हैं -75/2, -75/2। यू कितना है हमारा -25। अब देखिए ये 25 से कटेगा 3 बार में, तो आपका एम आ जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो -3/2। अब एम -3/2 है। अब इसमें देखना है कि एम का अगर चिन्ह ऋणात्मक है तो हम एम को बराबर कर देंगे h-h से। अब h-h से हम इसको बराबर करते हैं तो एम इक्वल टू है -3/2, h- निकालना है और h दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, h दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम h- निकालेंगे तो h- आ जाएगा आपका -3 × 4/2, तो ए हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम प्रकृति देखेंगे कि प्रकृति का अर्थ क्या है और कैसे हम निकालेंगे कि वास्तविक है या आभासी है, छोटा है बड़ा है। हम सबसे पहले एम पर ध्यान देंगे कि एम क्या है। एम हमारा है -3/2, ऋणात्मक एम है 3/2। इसका अर्थ क्या है, हम एम लिखते हैं क्या, h' लिखते हैं। तो ये जो h है ये है बिंब की ऊंचाई, और बिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में लेते हैं क्योंकि बिंब को हम हमेशा दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। तो बिंब का ऊंचाई जो है वो हमेशा प्लस में आता है, और बिंब का ऊंचाई यदि प्लस में आता है तो अगर माइनस आने के लिए इसका अर्थ है कि आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई हमेशा माइनस में आएगा, तभी ये एम आवर्धन जो है वो ऋणात्मक आएगा। इसका एम अगर ऋणात्मक आ रहा है, अगर आवर्धन माइनस में आ रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपका जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वो माइनस में आ रहा है, और प्रतिबिंब का ऊंचाई माइनस में आ रहा है। एम जो अगर ऋणात्मक है इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आएगी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आएगी इसका अर्थ है कि वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसका अर्थ है कि वो उल्टा है, और जब वो उल्टा है इसका अर्थ है कि वो वास्तविक है। इस तरीके से हमें इसका ज्ञात करना होगा कि प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो इस तरीके से हम ये ज्ञात करेंगे, और हमें छोटा और बड़ा ज्ञात करना है कि छोटा है या बड़ा है। तो हम उसमें देखेंगे कि एम का मान, एम का निरपेक्ष मान अर्थात मॉडुलस ऑफ एम, जब निरपेक्ष मान कहते हैं तो माइनस और प्लस दोनों हट जाता है, सिर्फ हम संख्या का जो संख्यात्मक मान आएगा उसकी हम बात करेंगे। 3/2 यदि 1 से बड़ा है तो ये बड़ा आएगा, अगर 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा आएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखेंगे। यदि एम ऋणात्मक है, जब भी हम एम लिखें आपको आवर्धन समझना है, एम का अर्थ आवर्धन है। यदि एम ऋणात्मक है अर्थात माइनस में है, यदि एम ऋणात्मक है इसका अर्थ क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिंब हमेशा ऊपर रखा जाता है, तो बिंब का ऊंचाई हमेशा प्लस में ही होगा। हम h' कर रहे हैं और h हमेशा प्लस में है, लेकिन h' आपका माइनस में आ रहा है, इसका अर्थ है कि h' माइनस में है। और जब प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में होगी इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा। माइनस में होने का अर्थ ये है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो ये हमें सीरीज पूरा याद रखना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति हम कैसे निकालेंगे। कि एम का मान यदि ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। यहाँ ऋणात्मक छूट रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। और यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो इसका अर्थ है कि वास्तविक बनेगा। अब सेम चीज़ में देखिए कि यदि एम धनात्मक हो जाए तो क्या होगा। यदि एम धनात्मक हो जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और जब प्रतिबिंब यदि एम धनात्मक हो जाए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक आएगी, क्योंकि ए तो पहले से प्लस में है, h' पहले से प्लस में है, और h' भी प्लस में है, अर्थात इसका अर्थ है कि h' भी प्लस में होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक आएगी। और धनात्मक आने का अर्थ कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब सीधा बनेगा उसका अर्थ है कि वो आभासी होगा। तो ये हो गया एम का चिन्ह के साथ हम कैसे उसकी प्रकृति ज्ञात करते हैं। दूसरा है कि एम का निरपेक्ष मान, आवर्धन का निरपेक्ष मान, आवर्धन का निरपेक्ष मान हम लिखते हैं। हम कैसे निकालते हैं आवर्धन का निरपेक्ष मान। यदि हम मान लेते हैं यदि
m बराबर -3/2 है, तो इसका निरपेक्ष मान को हम m ऐसे लिखते हैं, m निरपेक्ष या मॉडुलस ऑफ m, इसको मॉडुलस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में निरपेक्ष बोलेंगे। a इसका चिन्ह हट जाएगा और 3/2 आ जाएगा, तो a होता है निरपेक्ष मान। यदि m = -0.5 है तो इसका m निरपेक्ष मान जो है वो प्लस में आ जाएगा। m कुछ भी दिया हुआ है उसका चिन्ह निर्भर नहीं करता है उसके निरपेक्ष मान में, चिन्ह को खत्म कर देते हैं और वो प्लस में ही आ जाएगा। अब यहाँ है यदि m का निरपेक्ष मान 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। यदि निरपेक्ष मान m से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। अब यही चीज़ यदि m का निरपेक्ष मान आपका 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा। बस इतना सा है। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि m का चिन्ह और m का निरपेक्ष मान से कैसे हम प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करते हैं। यदि m का चिन्ह ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि ऊंचाई ऋणात्मक होगी, और ऊंचाई ऋणात्मक होगी तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। ठीक इसी तरीके से यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब का ऊंचाई भी धनात्मक आएगा, और ऊंचाई प्रतिबिंब धनात्मक का ऊंचाई धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो आभासी होगा। अब यहाँ पर आवर्धन का निरपेक्ष मान पर, निरपेक्ष मान में हम क्या करते हैं कि माइनस हो या प्लस हो कुछ भी हो उसको हम प्लस में ही लेते हैं। निरपेक्ष मान में चिन्ह का लोप हो जाता है। तो यदि m का निरपेक्ष मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, यदि m का निरपेक्ष मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा। तो ये पूरा चर्चा हो गया कि आवर्धन से हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब 2 ही उदाहरण थे आपके। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर जाकर के प्रकाश का जो परावर्तन है, दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, उससे संबंधित जो सवाल हैं, उदाहरण है, उसका हम सारा चर्चा कर चुके हैं। अब इससे आगे चलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन भी एक प्रकाशीय घटना है और परावर्तन भी एक प्रकाशीय घटना है। शुरू में हम बात कर चुके थे दोनों विषय में। प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन कैसे प्रकाशीय घटना है? वह प्रकाशीय घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय एक निश्चित विचलन के साथ प्रवेश करती है, उस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात कोई भी एक माध्यम है, जैसे हवा से जल में जा रहे हैं, जल से हवा में जा रहे हैं, कांच से जल में जा रहे हैं या कांच से हवा में जा रहे हैं, कोई भी 2 माध्यम होना चाहिए। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाते हैं तो एक निश्चित विचलन होता है, एक सर्टेन डिफ्लेक्शन के साथ दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे, तो वो विचलन के साथ प्रवेश करेंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो ये जो प्रकाशीय घटना है, इस प्रकाशीय घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन क्या होगा? वह प्रकाशीय घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निश्चित विचलन के साथ प्रवेश करती है। अभी निश्चित विचलन है, ये निर्भर करता है कि आपका माध्यम क्या है। हवा से जल में जा रहा है तो कुछ और विचलन होगा, विचलन का दिशा अलग होगा। अगर हवा से पानी में जा रहा है तो कुछ और विचलन होगा। तो विचलन निर्भर करता है कि माध्यम क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हवा है, यहाँ पर एक मान लीजिए कोई भी माध्यम है जो अलग अलग कर रहा है। यहाँ पर मान लिया कि हवा है और यहाँ पर जल है, ऐसे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे। किसी भी सतह पर अभिलंब कैसा होता है? उस पर 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हुए एक सतह खींच लिए। अब यहाँ पर अगर कोई किरण ऐसे आपतित किरण है, यहाँ पर एक किरण आती है, तो इस कोण को फिर से हम आपतन कोण ही कहेंगे। जैसे हम अपवर्तन में पढ़ चुके थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर ये आपतन कोण हो गया। अब यहाँ पर हवा से जल में जाएगा तो इसका जो ओरिजिनल पाथ है, अर्थात अभी ये पहले ऐसे आ रही थी किरण, अगर यहाँ पर जल नहीं होता तो किरण इस दिशा में आगे बढ़ जाती, लेकिन यहाँ पर जल है। इसको हम पूरी रेखा से दिखाते हैं। ये है आपका अभिलंब है। अब यहाँ पर देखिए, अब हवा और जल, ये निर्भर करता है कि कौन सा विरल माध्यम है और कौन सा सघन माध्यम है। हवा जो है वो विरल माध्यम है और जल जो है वो सघन माध्यम है।
अब सघन और विरल हम बात करेंगे कि सघन और विरल काहे होता है। अब देखिए, जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है ऐसे। ये इसका वास्तविक रास्ता था, वास्तविक पथ था, अपने पथ से विचलित हो जाती है और ये जो कोण बनेगा इसको हम आर लिखते हैं, लेकिन ये होता है अपवर्तन कोण। अब यहाँ अपवर्तन कोण जो है वो आई से कम होगा। आपको रचना से भी दिख रहा होगा कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है तो यहाँ पर एक इससे कम हो जाएगा और ये आपका सतह है जो दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो ये जो प्रकाशीय घटना है इसको हम अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हम क्या लिखेंगे? वह प्रकाशीय घटना या कोई भी प्रकाशीय घटना परिभाषा अधिकतर हम बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप उसको लिख सकते हैं। वह प्रकाशीय घटना जिसमें कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक निश्चित विचलन के साथ प्रवेश करती है, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वह प्रकाशीय घटना जिसमें कोई एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक निश्चित विचलन के साथ प्रवेश करती है, उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा, इसको आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि इस घटना में होता क्या है। ए आपतित किरण है, ए अभिलंब है, दोनों के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण है। ए आपका अभिलंब है, ए अपवर्तित किरण है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको यहाँ पर आपतित किरण जैसा हम परावर्तन में पढ़े थे ठीक वैसा ही है, यहाँ पर बदल जाता है। इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण, अब यहाँ पर हम देखेंगे अपवर्तन का नियम, कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। अपवर्तन के भी दो नियम हैं, जैसे हम परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, तो दोनों में एक नियम तो समान ही है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। तल की हम बात कर चुके थे परावर्तन के समय कि ऐसी वस्तु या ऐसा आकार का कोई भी स्थान जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई ना हो, या मतलब दो डायमेंशन हो, उसका दो विमा हो, तीसरा विमा शून्य के बराबर हो या लगभग हो। तो ऐसी स्थिति में हम पहला जो नियम है इसका कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होता है। इसका पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम है अपवर्तन का, एक ही तल में स्थित होते हैं। तल हम बात कर चुके हैं, स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है, दूसरा नियम को हम स्नेल का सिद्धांत भी कहते हैं या स्नेल का नियम भी कहते हैं। वो कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। अब ज्या का अर्थ यहाँ पर साइन से है। ज्या, हिंदी में ज्या, साइन को ज्या कहते हैं। जो साइन थीटा आप लोग पढ़ते हैं उसी साइन की बात हो रही है यहाँ पर, हिंदी में साइन को ज्या कहते हैं। तो स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। आपतन कोण की ज्या क्या हो जाएगी? साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या हो जाएगी साइन आर। तो साइन आई बटा साइन आर जो है वो हमेशा स्थिर होता है। और स्थिरांक कितना होगा वो निर्भर करेगा कि दो माध्यम कौन है और दोनों माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो ये दूसरा नियम जो है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं या स्नेल स्थिरांक भी कहते हैं। स्नेल का नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यहाँ आई है कि ज्या, जब भी हम ज्या लिख देते हैं इसका मतलब समझना है साइन आई की बात की जा रही है, साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव बराबर होता है। अब सदैव बराबर में ये निश्चित किया गया है कि आपका जो माध्यम हम बदल नहीं रहे हैं, माध्यम जो है उसी माध्यम की हम बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हवा और पानी है और यहाँ पर साइन आई बटा साइन आर अलग है और इसको हम कुछ और कर दें, कांच और जल कर दें तो भी उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, आपको माध्यम नहीं बदलना है, आप माध्यम नहीं बदल सकते। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव बराबर होता है या स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है।
ए है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक है यहाँ, और इस स्थिरांक को हम कहते हैं स्नेल का स्थिरांक, और ए स्थिरांक बराबर होता है इसका अपवर्तनांक बटा इसका अपवर्तनांक। साइन आई बटा साइन आर बराबर μ1 बटा μ2। अब वहाँ हम अपवर्तनांक देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। ये हो गया अपवर्तन का दोनों नियम। पहला नियम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर, दोनों का जो अनुपात होगा वो सदैव स्थिरांक अर्थात के होगा, स्थिर वैल्यू आएगी। लेकिन दोनों माध्यम जो है वो एक ही होना चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए। अलग अलग माध्यम हम बार बार नहीं बदल सकते ऐसी स्थिति में। देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं सघन एवं विरल माध्यम की। सघन एवं विरल माध्यम, प्रकाश के आधार पर हम बात करेंगे सघन एवं विरल माध्यम। तो देखिए प्रकाश के अनुसार जो विरल माध्यम है, जैसे कि हवा जो है वो एक विरल माध्यम है, जल जो है वो एक सघन माध्यम है। तो अपवर्तन में होता क्या है कि यदि सघन से विरल माध्यम में हम प्रवेश करते हैं, जल के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में, अब यहाँ हम दो देखेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और यदि कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। एक अच्छा सा उदाहरण दिया हुआ है, उसमें दोनों एक ही घटना से दोनों का उदाहरण होता है। एक कांच है आपका और ये हवा में रखा हुआ है, हवा इधर भी है और हवा इधर भी है। तो हवा जो है वो विरल माध्यम है कांच की अपेक्षा, और जो विरल माध्यम है उसमें प्रकाश की गति तेज होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की गति तेज होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है। हम पदार्थ के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम प्रकाश की बात करें तो जो विरल माध्यम में हवा है, हवा में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, तो प्रकाशिक घनत्व तो हवा का अधिक है। और अगर हम कांच की बात करें तो कांच का प्रकाशिक घनत्व तो कम है, क्योंकि कांच में प्रकाश की मात्रा कम होती है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पदार्थ के आधार पर, कि पदार्थ में उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो अणुओं के बीच की दूरी हवा में जो है वो कम होती है, इसलिए अधिक होती है, इसलिए विरल माध्यम है। हवा जो है विरल माध्यम है और कांच जो है वो सघन माध्यम है। एक कांच है आपका, ये सघन माध्यम है। अब देखिए यहाँ पर ए वाला जो सतह है, ए यहाँ पर विरल और सघन को अलग कर रही है। ए वाला सतह जो है यहाँ भी विरल और सघन को अलग कर रही है। तो अब देखिए यहाँ पर हम अगर अभिलंब बनाते हैं ऐसे, और ए कोई आपतित किरण है, ए आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण है। अब आपतित किरण आपका विरल माध्यम में है, हवा जो है वो विरल माध्यम में है। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जा रहा है तो इसका जो अपना वास्तविक पथ है, ऐसे इसको हम टूटी हुई रेखा से आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इस पर जा नहीं रही प्रकाश की किरण। अब क्या है कि विरल से सघन माध्यम में यदि प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, इस तरीके से ऐसे अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये है परावर्तन कोण आपका आर, अपवर्तन कोण है आर। अब यही प्रकाश किरण यहाँ पर आती है, अब यहाँ पर स्थिति बदल जाता है। यहाँ पर हम फिर से हम अभिलंब खींचते हैं ऐसे, और फिर से यहाँ पर आपतन कोण हो गया आई। अगर इसको हम I1 माने और R1 माने, इसको हम I2 मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, I2 मानते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ हम I1, यहाँ R1, यहाँ I2। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अभी अगर यहाँ पर कांच ही, आगे भी माध्यम कांच ही रहता तो इसका वास्तविक रास्ता ऐसा होता। अगर यहाँ पर हवा नहीं आता, कांच ही रहता, तो जैसे जा रहा है वैसे किरण जाती। अब लेकिन यहाँ पर कांच है, अब ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस तरीके से। ये हो जाएगा R2 अपवर्तन कोण। तो अब दोनों में एक आधारभूत अंतर है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, हवा से कांच में, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। दूसरा में क्या है कि जब विरल से सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है।
ये एक अंतर है। और दूसरा अंतर क्या है कि दूसरा में अपवर्तन जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो यहाँ पर आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से अधिक होगा, I1 जो है वो R1 से अधिक होगा। लेकिन यदि सघन से विरल माध्यम में हम जाते हैं तो यहाँ पर अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण से अधिक होगा, अर्थात यहाँ पर आपतन कोण कम होगा इससे। अब देखिए तो दोनों में हम क्या लिखेंगे, सघन एवं विरल माध्यम। तो हम पहला बात करते हैं विरल से सघन माध्यम। विरल से सघन, विरल से सघन माध्यम। यदि कोई विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी पहली निश्चित स्थिति क्या है कि वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। यदि विरल से सघन माध्यम में हम जा रहे हैं तो पहली निश्चित स्थिति क्या है कि वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, प्रकाश किरण जो है अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब की ओर या अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। और दूसरा इसमें क्या होगा कि I1 जो है अर्थात आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण से अपवर्तन कोण से अधिक होगा, I1 जो है वो R1 से अधिक होगा। अभिलंब की तरफ मुड़ गई तो यहाँ पर A वाला जो कोण होता वो आपतन कोण के बराबर होता, लेकिन A इतना कम है इसलिए R1 कम होगा। अब इसी का दूसरा स्थिति जो है वो अगर सघन से हम विरल की बात करें, सघन से विरल माध्यम, तो इसमें आ जाएगा पहला निश्चित इसका स्थिति है कि ये अभिलंब से दूर हटेगी। जैसे यहाँ कांच सघन माध्यम है, यहाँ हवा विरल माध्यम है, तो सघन से विरल माध्यम में जब आएगा तो ये दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगी। ये इसका निश्चित स्थिति है, अभिलंब से दूर हटेगी। और दूसरा है कि इसमें अपवर्तन कोण जो है वो बड़ा होगा आपतन कोण से। दूसरा स्थिति ये है कि अपवर्तन कोण जो है R2 जो है वो I2 से बड़ा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर I2 जो है वो आपका इसके बराबर होगा, लेकिन R2 इससे अधिक है, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण जो है आपका आपतन कोण से अधिक होगा। तो यहाँ पर दो माध्यम हम देख चुके कि विरल से सघन माध्यम में जाने पर क्या होगा और सघन से विरल माध्यम में जाने पर क्या होगा। अब हम आगे देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, कोई भी वस्तु का अपवर्तनांक किस तरीके से अपवर्तन को प्रभावित करता है ये हम देखेंगे। और देखेंगे कि साइन I बटा साइन R जो हम बोले हैं स्नेल का नियम में, साइन I बटा साइन R जो है वो K के बराबर होता है, अर्थात एक स्थिरांक होता है, वो स्थिरांक की वैल्यू क्या आती है। तो ये दोनों यहाँ से क्लियर हो गया कि विरल से सघन माध्यम में यदि प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी और यहाँ पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा। लेकिन यदि सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ पर अभिलंब से दूर हटेगी प्रकाश किरण और यहाँ पर अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण से अधिक होगा। अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक से पहले हम एक बात करेंगे कि निर्वात क्या होती है। निर्वात भी एक माध्यम है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, निर्वात। निर्वात होता है ऐसा माध्यम जिसमें कोई कण उपस्थित ना हो, हवा का भी कण उपस्थित नहीं हो। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम मानी जाती है और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, ये अक्सर पूछा भी जाता है 1-2 नंबर में, कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यूनिट भी याद रखना है कि ये मीटर प्रति सेकेंड है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, अब अपवर्तनांक किसी माध्यम का होता है, जैसे हवा एक माध्यम है तो हवा का अपवर्तनांक होता है, जल का होता है, कांच का होता है, और भी बहुत सारे वस्तुएं हैं, सारे वस्तुओं का अपवर्तनांक होता है। अब अलग अलग माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, तो उसका वैल्यू कैसे आएगा कि अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ध्यान से सुनिए, क्या है अपवर्तनांक कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो अधिकतम होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी वो निर्वात से कम होगा, और निर्वात से कम होगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा 1 से अधिक आएगी। अर्थात अपवर्तनांक एक ऐसा गुणधर्म है किसी भी माध्यम का जो हमेशा 1 से अधिक होता है। अपवर्तनांक 1 से कम कभी नहीं हो सकता। निर्वात का 1 होता है, हवा का भी 1 से अधिक होता है। हवा को हम निर्वात के तुलना में लगभग सामान्य मान के चलते हैं कि दोनों समान है, इसलिए हवा का अपवर्तनांक जो होता है 1.003 या 1 ही मान लेते हैं ऐसी स्थिति में। तो अपवर्तनांक हुआ का अपवर्तनांक को हम
एक यूनान का अक्षर है, ग्रीस का, एथेंस का, जो बोलिए, उसको हम म्यू से दिखाते हैं और इसको हम म्यू कहते हैं, म्यू कहते हैं इसको। ठीक है, 10वीं क्लास में आपको नए नए चीज़ मिल रहे हैं। अपवर्तनांक को म्यू कहा जाता है और ये म्यू जो है वो परिभाषित होता है इस तरीके से कि अपवर्तनांक जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल, म्यू जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सीधे इतना ही लिख सकते हैं, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। कोई भी माध्यम हो सकता है आपका, जिस माध्यम का निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप देखिए, अगर हम म्यू को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी लिखते हैं और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम वी लिखते हैं। तो वी जो है वो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल है और सी का वैल्यू जो है वो फिक्स है, स्थिर है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किसी का भी अपवर्तनांक निकालना है वो उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है कि अपवर्तनांक क्या होगा। जैसे हवा का अपवर्तनांक जो है, हवा का अपवर्तनांक, हवा का यहाँ म्यू लिख रहे हैं, तो ये होता है 1.003। इसको हम लगभग एक ही मान के चलते हैं क्योंकि निर्वात और हवा जो है लगभग एक समान गुणधर्म होता है, कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो प्रकाश के आधार पर दोनों एक जैसे बिहेवियर करता है। अब जल का यहाँ पर अपवर्तनांक हो जाएगा, जल का होता है 1.33, कांच का हो जाता है 1.5 और हीरा का हो जाता है 2.42। तो इस तरीके से इसका अर्थ ये है कि हीरा जो है वो सबसे सघन माध्यम है और हवा जो है वो सबसे विरल माध्यम है। अब सबसे विरल की बात आएगी तो निर्वात आ जाएगा, लेकिन निर्वात जो है वास्तव में कहीं पर अस्तित्व में नहीं आता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है पृथ्वी के आसपास, हम ऊपर में मान सकते हैं कि निर्वात है अंतरिक्ष में, लेकिन ऐसा माध्यम में प्रकाश को हम कभी उपयोग नहीं करते हैं, या फिर हम ऐसा माध्यम तैयार करना पड़ता है निर्वात को किसी भी लेबोरेटरी में कि वहाँ पर कोई कण ना हो। तो हवा का हो गया 1.003, जल का 1.33, कांच का 1.5 और हीरा का 2.42। रुकिए, यहाँ तक हम पूरा चर्चा कर चुके हैं। दर्पण को एक आवर्धन का और रूप से कैसे परिभाषित कर सकते हैं, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के दोनों नियम के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम एक और बात कर चुके हैं, स्थिरांक। स्नेल का नियम जो है वो होता है sin I बटा sin R जो है वो k के बराबर होता है, तो वही k जो है वो μ1 बटा μ2 होता है। हम इसको और आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अपवर्तनांक हम देख लिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक बात रोकते हैं। आगे हम लेंस में अपवर्तन देखेंगे और लेंस में अपवर्तन और उसमें प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है और उसके जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।